नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। सबसे पहले आपको देते हैं बिहार से आ रहा कोरोना अपडेट। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब 2166 हो चुकी है, 2166 हो गई है। कल एक दिन में 179 नए मरीज सामने आए। पिछले 5 दिनों की बात करें तो मामले बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। मधुबनी में 34 केस सामने आए कोरोना के। वहीं बेगूसराय की बात करें तो यहां पर 20 मरीज कोरोना के सामने आए हैं कल। इसके साथ ही कटिहार में भी कई मामले सामने आए। कटिहार में 19 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। साथ ही खगड़िया की बात करें तो यहां पर 14 मरीज कोरोना पॉजिटिव पिछले 24 घंटे में पाए गए हैं। बक्सर में 13 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इसके अलावा समस्तीपुर में भी कोरोना के केसेस सामने आए। 10 मरीज कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाए गए हैं। पटना की बात करें, राजधानी पटना में 9 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और अब तक 629 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। ये अभी तक के आंकड़े कोरोना के बिहार भर में। इधर बिहार की बात करें तो पिछले 5 दिनों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या डरा रही है। पिछले 5 दिनों के आंकड़े बेहद डरावने हैं। लगभग हर रोज 100 और उससे कहीं अधिक मरीज मिल रहे हैं। 18 मई को 103 मरीज मिले। वहीं 19 मई को आप आंकड़ा देखिए इस ग्राफ के जरिए, 96 मरीज सामने आए। 20 मई को यह आंकड़ा बढ़कर 197 तक जा पहुंचा। 21 मई को एक दिन में 211 नए मरीज मिले थे। वहीं कल 179 नए केस कोरोना के सामने आए। बड़ी बात यह है कि इनमें अधिकांश प्रवासी हैं जो कि कोरोना से संक्रमित हैं और लगातार दरअसल इसीलिए कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए ताकि कोरोना से बच सकिए। किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं आपके सामने है। इधर लॉकडाउन 4 के दौरान पटना में दुकानों को खोलने की शर्तों को एक बार फिर बदला गया है। पटना के डीएम ने इसे लेकर निर्देश जारी किया है। इस हिसाब से दुकानों को 6 कैटेगरी में बांटा गया है। दिन के हिसाब से ये दुकानें खुलेंगी। डीएम के आदेश के हिसाब से पटना में किराना दुकान, डेयरी, मेडिकल, ई कॉमर्स, फल सब्जी मंडी, सभी अस्पताल, होम डिलीवरी सेवा सहित तमाम दुकानें रोज खुलेंगी। वहीं कुछ दुकानें ऑड और इवन नंबर के आधार पर, यानी कि सम और विषम जो संख्या होती है उसके आधार पर खोले जाएंगे। इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन दुकानों को एक एक दिन छोड़कर खोला जाएगा। इस कड़ी में एक दुकान 3 दिन जबकि दूसरी दुकान बाकी 3 दिन खुलेगी। सभी दुकानों को शाम 6 बजे खोलने के आदेश हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम शर्तों को मानते हुए। डीएम कुमार रवि ने सभी एसडीओ और एसडीपीओ को नियम का पालन करने के निर्देश दिए। नियम तोड़ने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि एस नारायण से जानेंगे ज्यादा इस बारे में। रवि, आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिनकी दुकान ना खुले तो काम नहीं चल सकता है, लेकिन कुछ ऐसी दुकानें हैं जैसे अल्टरनेट डे पर अगर खुलता है तो काम चल सकता है। तो क्या कुछ फैसले का असर अब देखने को मिल रहा है कि आज से दुकानें खुलनी शुरू हुई हैं? जी बिल्कुल। देखिए, लॉकडाउन में सिरांदा पिछले लगभग 60 दिनों से जो सारी दुकानें बंद थीं और ज़रूरत इस बात की थी कि दुकानें धीरे धीरे करके खुलनी शुरू हों ताकि जो लोग हैं उन्हें भी राहत मिले, लेकिन साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है ये भी बड़ा ज़रूरी था। तो इसे देखते हुए पटना के जो डीएम ने जो निर्देश जारी किया है उसके तहत हर कह लें कि सोम, बुध, शुक्र को आधी दुकानें खुलेंगी और मंगल, बृहस्पति, शनि को जो है वो कुछ दुकानें खुलेंगी। कुछ कुल मिलाकर के 6 श्रेणियां जो हैं उसमें बांटी गई हैं। देखिए, इसका असर जो है वो सुबह से दिखाई पड़ने लगा है और सारी जो दुकानें हैं वो आज से खुलने लगी हैं। जो निर्देश जारी हुआ है उसके अनुसार जो ज़रूरत के सामान हैं, जैसे डेयरी की दुकानें हो गई या फिर किराना की दुकानें हो गई, फल सब्जी वगैरह जो हो गई, वो हर दिन खुल पाएंगी। जबकि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान अगर कहें या फिर इलेक्ट्रिकल सामान हो, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर निर्माण सामग्री हो, बालू हो, गिट्टी हो, ये सारी दुकानें जो हैं वो सोम, बुध, शुक्र को खुलेंगी। जबकि कपड़ा दुकानें, निजी बर्तन, ड्राई क्लीनर्स की दुकान हो या सोने चांदी की दुकान, ये सारे मंगल, बृहस्पति, शनि को खुलेंगी। रवि, कल के फैसले में एक बात की राहत दी गई और है लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों का ही आंकड़ा भी हम दिखा रहे थे कि कितनी तेजी के साथ मामले बढ़े हैं कोरोना के। अगर सचेत नहीं हुए तो दिक्कत हो जाएगी फिर। जी
जी बिल्कुल सिरंदा, कोशिश इस बात की जा रही है कि जिस ढंग से मामले लगातार सामने निकल करके आ रहे हैं, दुकानें तो खुल रही हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी दुकानदारों की भी बनती है और आम लोगों की भी बनती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो सख्ती से किया जाए, ताकि दुकान खुली रहे लेकिन साथ साथ इससे कोरोना से बचा भी जाए। तो इसे लेकर के जिम्मेदारी सब पे बनती है। जी बिल्कुल रवि, ये जानना चाहूंगी, जैसे अगर जैसे गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के नंबर और डिवीजन के हिसाब से चलाए जा रहे हैं, वैसे ही दुकान खोलने को लेकर ये निर्देश जारी हुआ है, तो दुकानों पर ये किस तरीके से लागू होगा? अधिकारी ने कल जो फैसला लिया है उसमें एक फैसला लिया है कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उसकी दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, लेकिन शॉपिंग मॉल जो हैं वो पूरे बंद रहेंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर जो दुकानें हैं वो अगर उसमें 50 दुकानें हैं तो हर एक दुकान के बाद दूसरी दुकान को जो है वो या तो नंबर दिया जाएगा या फिर दूसरे कलर से कलर किया जाएगा हर दुकान को, जो ये पता चले कि एक रंग की जो दुकानें हैं वो सोम बुध शुक्र को खुलेंगी और बाकी जो दूसरे कलर की जो दुकानें हैं वो मंगल बृहस्पति शनि को खुलेंगी। तो कोशिश इस बात की जा रही है कि एक ही जगह अगर बहुत सारी दुकानें हैं तो वो भी खुले बारी बारी से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके। निश्चित रूप से यही दरअसल जानना चाह रही थी मैं कि किस तरह से नंबरिंग की जाएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसे दुकान होते हैं जिसपे कि नंबर ही नहीं होता है, फिर ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। तो सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। रवि, आप नजर बनाए रखिए, देखना होगा कि लोग किस तरीके से नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि लगातार रोज नए नियम आ रहे हैं और कुछ लोग लापरवाह भी नजर आ रहे हैं इसको लेकर। बहुत धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। तो कुछ जो ऐसी दुकानें हैं जो कि जिसके बिना लोगों का काम नहीं चल पा रहा है वो तो रोज खुलेंगी, लेकिन कुछ और भी दुकानें हैं जो जरूरत की चीजें, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हो गए या कपड़े की दुकान हो गई, तो वो भी खोला जाएगा, लेकिन अल्टरनेट डे पर और इवन नंबर के हिसाब से। इधर कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के दौरान गया जिला पुलिस ने रिकॉर्ड 1.72 करोड़ से ज्यादा की राशि वाहन चालकों से जुर्माने के तौर पर वसूली है। इस दौरान 108 केस दर्ज कर लोगों को जेल भी भेजा गया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं, जबकि एसपी तमाम आरोपों को नकारते हुए वाहन एक्ट और लॉकडाउन को लेकर जारी एडवाइजरी का हवाला दे रहे हैं। आदमी जा रहा था जो सामान लादे हुए था अपने स्कूटर और बाइक पर, उससे भी 500 रुपया उन्होंने वसूली किया और रसीद दिया। तो और मुझसे भी कहा गया कि आप फाइन दीजिए, अभी गाड़ी नहीं चल सकता है गया में, ऐसा आदेश है। हम क्या, ऐसा कोई आदेश नहीं है गया। माना एक दिन में वसूला जा सकता है, इसलिए ये कहना कि बिना वायलेशन के लिया जा रहा है बिल्कुल गलत बात है। बहुत रैम्पेंट है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए, खासकर जब से लॉकडाउन 4 में हम लोगों ने छूट दी है, लॉकडाउन 4 के दौरान उसमें आप देखेंगे कि लगातार लोग अवहेलना कर रहे हैं। इधर कोरोना काल में न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर भी असर पड़ा है। फिलहाल कोर्ट के सभी काम पेपरलेस हो गए हैं। जज अपने आवासीय कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर रहे हैं। वकील भी अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रख रहे हैं। वैसे इस पेपरलेस और आधुनिक तकनीक का उपयोग इस संकट काल में ही नहीं बल्कि सामान्य काल में भी हो तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर काम शुरू हो रहा है और अगर रोज बहुत सारे मुकदमों का निष्पादन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है ये कि कम से कम अर्जेंट केसेस की सुनवाई हो जा रही है। और ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोर्ट काम नहीं कर रहा है, कोर्ट बिल्कुल फंक्शनल है और हम लोग तो रोज बहुत सारे केसेस में हम लोग अपीयर कर रहे हैं। यह एक सराहनीय कदम है, प्रशंसनीय कदम है और पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के इस सराहनीय कदम लेने के कारण ही शुरू हुआ है। और इधर दिल्ली और हरियाणा से 4 मजदूर रिक्शे से कैमूर पहुंच गए। 10 दिन रिक्शा चलाकर ये लोग कैमूर तक पहुंचे हैं। इनमें से 2 लोग सुपौल के रहने वाले हैं और 2 लखीसराय के। लॉकडाउन में जब काम धंधा बंद हो गया और खाने की भी दिक्कत होने लगी तो ये लोग रिक्शे से ही अपने गांव के लिए निकल पड़े। भीषण गर्मी में 10 दिन तक रिक्शा चलाना मुश्किल भरा तो है, लेकिन घर जाने के जुनून में ये लोग घर की हर तरह की परेशानी उठाने को तैयार हैं।
और लॉकडाउन में पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा ले जाने वाली ज्योति की हिम्मत को हर कोई सलाम कर रहा है। इसी कड़ी में ऑल इंडिया साइकिलिंग फेडरेशन ने ज्योति को बड़ा ऑफर दिया है। ज्योति अगर साइकिलिंग फेडरेशन के मानकों पर खरा उतरती है तो उसकी परवरिश का पूरा खर्च साइकिलिंग फेडरेशन उठाएगा। यही नहीं, ज्योति को साइकिलिंग रेसर के रूप में ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सके। ज्योति ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया है। वहीं इसको लेकर परिवार ही नहीं, पूरे गांव में खुशी देखी जा रही है। गांव वालों को उम्मीद है कि ज्योति साइकिलिंग रेसर के रूप में जरूर सफल होगी। रेस लगाने के लिए और दिल्ली से आया था, बोल रहा था साइकिल में रेस लगाने के लिए। हम बोले ठीक है हम लगाएंगे, लेकिन 1 महीना का टाइम दिया है, 1 महीना के बाद तुम चलेगी। बोले ठीक है। और क्या बोला? यही सब बोला, खाना पीना और पढ़ाई सबका वहीं की व्यवस्था करा देंगे। तुमको खुशी हुई ये सूचना पाकर? तुम जाओगे, क्या सोच रही हो? हम जाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे और वो भी करेंगे। बोझ थोड़ा सा था, लेकिन यह चीज़ देखने के बाद हमें तो बहुत गर्व हो रहा है। जिस ज़माने में लड़की लड़के से कम नहीं हो सकता है। जो नाम लड़के करते हैं, आज के ज़माने में लड़की भी नाम ऊंचा करके अपने माता पिता को रख सकते हैं, पाल सकते हैं, जीवन खुश से रख सकते हैं। हम तो ऊपर वाले से कहते हैं प्रभु जो जिस तरह हमें यहाँ तक लाया उसी तरह आसमान तक वो लड़की पहुँचे, वहाँ तक अपने कामों में कामयाब रहे। जी हाँ, दिल्ली से कॉल आया है और दिल्ली जो है सो हम लोग भेजेंगे और वहाँ जाकर के यह जो है सो अपनी परीक्षा में सफलभूत होगी, इतना ज़रूर उम्मीद है। किस्मत उसका चमक गया, वो दिल्ली से कॉल आया है। हम तो चाहते हैं भगवान से, भगवान इसको वहाँ जाए और जीते रेस में और गांव का नाम रोशन किए, हम लोग का भी नाम रोशन करे। ज्योति के साहस को हर कोई सलाम कर रहा है। इवांका ट्रंप ने भी ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की थी। इवांका ने लिखा कि 15 साल की ज्योति कुमारी ने अपने जख्मी पिता को साइकिल से 7 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने गांव लेकर गई। ये भारतीयों की सहनशीलता और उनके अगाध प्रेम की भावना का परिचायक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट कर ज्योति की तारीफ की। और अब बात है छपरा के उन युवाओं की जिन्होंने रक्तदान कर दूसरों की जिंदगी बचाने का बीड़ा उठाया है। रक्तदान महादान कहानी छपरा की है, जहां कोरोना काल में ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई, जिस कारण जरूरतमंदों को ब्लड नहीं मिल पा रहा था। ये बात जैसे ही कुछ युवाओं को पता चली, करीब 20 से 25 युवक ब्लड डोनेट करने अस्पताल पहुंच गए और कई जरूरतमंदों की जान बच पाई। सुने थे कि ब्लड की कमी, इसलिए यहाँ पे आए ब्लड डोनेट करने। और अगर 3 और 4 मंथ पर हर कोई ब्लड डोनेट करे 350 ml, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। अब खून के लिए ब्लड बैंक पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गया है, जिसकी सराहना अब सारण के सिविल सर्जन भी कर रहे हैं। हाँ, ब्लड बैंक को बहुत फायदा होता है। कई बार ऐसे आदमी होते हैं जिनको कि कोई देने वाला नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ब्लड मुफ्त में दिलवाते हैं। ब्लड बैंक में रक्त की कमी से स्वास्थ्य विभाग भी परेशान था, क्योंकि आए दिन अस्पताल में मरीजों को ब्लड के लिए भटकना पड़ता था और कई मरीजों को पटना रेफर करना पड़ता था। लेकिन अब खून के लिए जरूरतमंदों को भटकना नहीं पड़ेगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो अपने अपने स्तर से हर कोई मदद पहुंचाने की कोशिश जरूरतमंदों को कर रहा है। इधर प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कटिहार रेलवे स्टेशन पर अलग अलग राज्यों से पहुंचे प्रवासी श्रमिकों ने जैसे ही ट्रेन से नीचे जमीन पर कदम रखा, वैसे ही स्टेशन परिसर में वो अपनी धरती को चूमते और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते नजर आए। इन श्रमिकों का सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। घर पहुंचने के लिए अभी भी कई किलोमीटर का सफर बाकी है, लेकिन इस बात का कोई शिकन नहीं है, क्योंकि ये अब अपने राज्य पहुंच चुके हैं। श्रमिकों ने बताया कि वो मजबूरी में परदेश काम करने जाते हैं। संवाददाता सुब्रत ने कटिहार स्टेशन पहुंचे श्रमिकों से बात की। कोसी सीमांचल का यह महत्वपूर्ण जंक्शन कटिहार है। कटिहार जिला में अब तक 53,000 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं और लगातार मजदूरों को आने का सिलसिला जारी है। इस बीच भोजन पानी की संकट तो अपनी जगह है, लेकिन आगे का सफर जिंदगी का कैसे तय होगा, इसको लेकर मजदूर संशय में है। मजदूर क्या चाहते हैं, सीधा ग्राउंड जीरो से बात करते हैं मजदूरों से। कहाँ से आ रहे हैं?
सर अमृतसर से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, तो कैसे आए? ट्रेन? जी सर, ट्रेन से आए हैं। आगे कैसे जाइएगा? अब घर कैसे जाइएगा? सर यही तो चाहता हूँ कि आगे हम घर ट्रेन से जाए या बस का सुविधा कर दे तो बहुत अच्छा है। क्या चाहते हैं यहाँ? क्या होना, क्या दिक्कत होता है? यहाँ होना चाहिए कि हम लोग को काम का रोजगार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। प्रदेश जाने का मन नहीं करता है? प्रदेश जाने का दिल कोई नहीं चाहता कि मैं अपना परिवार को छोड़ के मैं प्रदेश चला जाऊँ। यहाँ अगर काम हो तो कोई नहीं चाहेगा कि मैं अपना परिवार को छोड़ के, बाल बच्चे को छोड़ के जाऊँ। क्या कहिएगा सरकार से? सरकार से मेरा यही निवेदन कि मुझे कोई रोजगार दिया जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम शमशेर आलम है। तो दर्द कई है कि रोजगार अगर अपने घर में मिल जाए, प्रदेश में मिल जाए, तो घर छोड़कर क्यों जाए? कुछ लोग और हैं जो अपना दर्द में, कहाँ से आ रहे हैं? अमृतसर से। क्या काम करते थे वहाँ? काम वही मार्बल का। तो यहाँ कटिहार बिहार में रोजगार नहीं मिलता है? बिहार में रोजगार होता तो सर वहाँ थोड़ा जाते। क्या चाहते हैं? सरकार से क्या निवेदन करें? सरकार से यही निवेदन है कि यहाँ कोई रोजगार हो। अच्छा, यहाँ रोजगार होगा तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा वहाँ जाने का। अब उम्मीद है कि इस बार कुछ बेहतर होगा? देखो, सरकार पे उम्मीद करना तो सब तो सरकार पे उम्मीद करेगा। चलिए, क्या नाम है? तो लोगों का उम्मीद है कि इस बार निश्चित तौर पर कुछ तकदीर बदलेगा और जो कोरोना का यह कहर, जो मंजर खौफनाक रहा, इसके बाद बिहार एक नई रोजगार की क्रांति लिखेगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को लेकर भरोसा भी दिलाया है कि जो कामगार वापस आ गए उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ही उन्हें काम मिल सकेगा। इधर आपदा की इस घड़ी में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग पर है, लेकिन बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे। न्यूज़ 18 ने जब मंत्री जी को खोज निकाला तो उनका जवाब था, सरकार एक्टिव है ही। कोरोना संकट के बीच जिस विभाग पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, कहां है उस विभाग के मंत्री? मुख्यमंत्री के साथ बैठक में भी आज तक क्यों नहीं दिखे हैं मंत्री जी? शायद आप भूल गए होंगे कि कौन है बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री, तो चलिए हम आपको याद दिला देते हैं। ये है लक्ष्मेश्वर राय, बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री। इनके कंधे पर कोरोना आपदा से निपटने की जिम्मेदारी है। मंत्री जी इस काम में इतने तल्लीन हैं कि आज तक कहीं बाहर ही नहीं निकले। जनता को शायद ये याद नहीं हो, लेकिन विपक्ष इनको दिया लेकर ढूंढ रही है। आप देखेंगे कि आपदा मंत्री तो पिछले 55 दिनों से कहीं दिखाई ही नहीं पड़े। किसी बैठक में भी उनकी बैठे हुई फोटो नहीं आई है, न उनका कोई वक्तव्य आज तक सुना कि वो कोरोना से लड़ने में लिए उनका क्या योगदान है। बिना विभाग के भी वह जो है कैबिनेट की मीटिंग में और आपदा विभाग की मीटिंग में बैठे रहते हैं मिनिस्टर। यह दुर्भाग्य है कि वो लोग बैठते हैं और आपदा मिनिस्टर गायब रहते हैं। इससे यही पता चलता है, तो सेक्रेटरी से जब काम हो ही जाता है तो आपदा मिनिस्टर का काम नीतीश कुमार को क्या है आवश्यकता? जनता और विपक्षी पार्टियों की जोरदार मांग पर हम भी मंत्री जी को खोजने निकल पड़े। काफी मशक्कत के बाद मंत्री जी अपने आवास पर हमें मिले। जब हमने उनके सीन से गायब रहने का राज पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब आपदा हुआ है तब कौन गायब रहते, कुछ काम करते, आपको पिछले बाढ़ के समय से ही दिखाई दिया जा रहा है। ये हिसाब उनसे लीजिए जो है विपक्ष के नेता क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, ये नोटिस की बात नहीं है। सरकार क्या कर रही है ये बेसी महत्वपूर्ण है। वहाँ मंत्री जी आप और आपकी दलील, जब मुख्यमंत्री और अधिकारी ही सब कुछ संभाल रहे हैं तो फिर आपका क्या काम? कोरोना के इस आपदा काल में एक बड़ी भूमिका आपदा विभाग की है, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार के आपदा मंत्री पिछले 50 दिनों से सीन से गायब हैं, ऐसे में इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बात करेंगे कुछ और खबरों की। मुजफ्फरपुर से खबर, जहां एक युवक और युवती का शव लीची के पेड़ से लटका हुआ बरामद किया गया है। घटना मीनापुर के नेवरा छगन की है। प्लास्टिक के फंदे से दोनों का शव पेड़ से लटका हुआ मिला और पहली नजर में मामला प्रेम प्रसंग में खुदकुशी का लगता है। हालांकि युवक के पैर जमीन से सटे हुए हैं, ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दोनों शवों की पहचान हो चुकी है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने उनकी पहचान को उजागर नहीं किया है। मीनापुर पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
उधर नवादा के रोह में क्वारंटीन सेंटर से निकलकर घर जाने के दौरान एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। युवक हाल ही में चेन्नई से आया था और सीओर पंचायत के क्वारंटीन सेंटर में 14 दिनों तक रहा। घर जाने के दौरान युवक पर अपराधियों ने जानलेवा हमला कर दिया। युवक की पहचान काजी चक गांव निवासी हीरालाल सिंह के बेटे राहुल कुमार के रूप में हुई है। राहुल की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दैनिक भास्कर वहीं सीवान में दोस्ती का कत्ल हुआ है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के कोड़िया वैश्य टोला में पिंटू कुमार को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या का आरोप पिंटू के 3 दोस्तों पर ही लगा है। बताया जा रहा है कि पिंटू ने अपने दोस्तों को कर्ज दिया था और उसी पैसे को लेकर जब पिंटू ने अपने दोस्तों से वो पैसा मांगा तो दोस्त नाराज हो गए और उसे घर से बुलाकर ले गए, जहां उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुटी है। तो सीवान की खबर, जहां पर पिंटू नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई और बताया जा रहा है कि उसके 3 दोस्तों ने ही मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। बिहार के लोगों में ये खासियत है कि वो भले ही 7 समंदर पार चले जाएं, लेकिन वो अपनी परंपराओं को कभी नहीं भूलते। अमेरिका के टेक्सास राज्य के सबसे बड़े नगर ह्यूस्टन में भी बिहार की महिलाओं ने वट सावित्री पूजा की। परंपराओं के मुताबिक सभी व्यवस्था घर पर ही की गई थी। गमले में वट का पौधा लगाकर महिलाओं ने उसकी परिक्रमा की और पति के लिए लंबी उम्र की कामना के साथ कथा सुनी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।